हॉट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात नंदीग्राम की होगी, नंदीग्राम के उस महारण की होगी जिसमें हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराना विपक्ष के लिए वहां इतना बड़ा सवाल क्यों हो गया है। लेफ्ट एंड राइट कहते हैं ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन नंदीग्राम में दोनों एक मत है, ममता बनर्जी को हर हाल में हराना है। ओम जयंती मंगला काली भक्त काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमस्तुते। भूलते पारी सबार नाम, भूलबो ना को नंदीग्राम। भूलते पारी निजेर नाम, भूलबो ना को नंदीग्राम। ममता बनर्जी इस बार हाईएस्ट मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे। इधर शुभेंदु को जीतना ही चाहिए, जीतेंगे। आपने शतरंज का खेल देखा भी होगा और खेला भी होगा। बिसात पर हर चाल सटीक बैठी तो ठीक एक गलत चाल शह और मात में बदल जाती है। नंदीग्राम में जो सियासी बिसात बिछी है, उस बिसात पर ममता बनर्जी अपनी हर चाल विरोधी मोहरों और प्यादों के दाव को बेअसर करने के हिसाब से चल रही है। लेकिन शह और मात के खेल में टर्निंग पॉइंट आ गया, यानी एक चाल और गेम ओवर। टीएमसी जीतेगा, ममता बनर्जी जीतेगा। আমরা চাই না মমতা ব্যানার্জিকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পদে। मिर्जापुर शुभेंदु नहीं जीतेगी, ममता बनर्जी जीतेगी। वही मेरा माँ है। नंदीग्राम में किसका होगा गेम ओवर? साफ साफ कहा है कि जो लोग 70% और 30% का खेल खेल रहे हैं उनको फायदा नहीं होगा। यहाँ पर ममता बनर्जी को देखने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं जुटी हैं। सबसे वो हाथ भी मिला रही हैं, हाथ मिला रही हैं। ममता बनर्जी के मंदिर दर्शन पर बीजेपी की बड़ी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए निशाना साधा। चलिए, आज तो कम से कम बीजेपी के चलते ममता बनर्जी हिंदू हैं ये बोलने का समय आया उनको। उन्होंने समझा या बोला कि मैं हिंदू हूँ। अभी तक तो नमाज पढ़ती थी हिजाब लगा के, तो ये तो बीजेपी ने उनके को बाध्य कर दिया कि वो कम से कम हिंदू हैं, ये साबित करने में तुले हुए हैं। चंडी पाठ कर रही हैं, कल रामायण पढ़ेंगी, परसों हनुमान चालीसा पढ़ेंगी, तो ये तो अच्छी बात है। हमने कम से कम एक जो धर्म परिवर्तन कर रही थी वहां से उनको वापस लाया। बीजेपी ने ममता के मंदिर दर्शन को सियासी चश्मे से देखा, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि मजार के दर पर सजदा करने पहुंची। ये तस्वीरें मजार की, यानी ममता की सियासी लाइन एकदम स्पष्ट है। लेकिन क्या नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला करके ममता ने बड़ा दांव खेला है? ममता बनर्जी का जो मेन स्ट्रेटेजी है कि नंदीग्राम को एक ब्रांड विलेज बनाए चुनाव के समय, कि नंदीग्राम को एपी सेंटर बना के अभी ममता बनर्जी बाकी जो जहां जहां जाना है, जैसे जंगल महल जाएंगे इसके बाद, वो नंदीग्राम से ही जा रहे हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। इसीलिए पहले तो एक मकान चूज किए और उसको डेवलप कर रहे हैं, एक हेलीपैड बनाया, तो ऐसे न लगे कि नंदीग्राम में वो आउटसाइडर है, वो नंदीग्राम के ही कन्या है, डॉटर है। सबसे पहले ये मैसेज देना है, लगातार 3 दिन रहना। और दूसरी बात है कि नंदीग्राम जो है वो डिफेंसिव नहीं है, ममता ऑफेंसिव है। ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ। नंदीग्राम की जंग ममता के राजनीतिक जीवन की सबसे अहम लड़ाई में से एक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ममता अपना पूरा समय भी नहीं दे पाएंगी और उनके लिए इस सीट को जीतना भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। लेकिन ये भी सच है कि ममता को हराने के लिए सिर्फ बीजेपी ने पूरी ताकत नहीं झोंक रखी है, कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ ने भी पूरा जोर लगा दिया है। विरोधियों की रणनीति एकदम साफ है, मुस्लिम वोट का बंटवारा करवाओ और ममता को चुनाव हरवाओ। अभी सिद्दीकी बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है और फुरफुरा शरीफ के साथ अटैच्ड है। अभी देखिए ममता बनर्जी के जो स्ट्रेटेजी है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को हिंदू और मुस्लिम समाज के ऊपर आके एक पैन बंगाल लीडर, बंगाली आइडेंटिटी, नॉट द रिलीजियसिटी, और सिद्दीकी कोशिश कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण करके वो मुस्लिम वोट अगर उसको मिले
तो उसमें बीजेपी का भी फायदा होगा, मतलब शुभेंदु अधिकारी का भी फायदा होगा। नंदीग्राम में लगभग 35% मुस्लिम वोट है। यही ममता के भरोसे का आधार है, लेकिन इस आधार में सेंध लगाने के लिए अब्बास सिद्दीकी की पार्टी तैयार है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने नंदीग्राम सीट अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के लिए छोड़ दी है। अब्बास की पार्टी का आधार भी मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसे में ममता के वोट बैंक का थोड़ा सा आधार भी अब्बास की ओर खिसकता है तो फायदा बीजेपी को होना तय है। ममता को डबल फ्रंट पर लड़ना है। 2 मोर्चे पर लड़ने के लिए ममता और उनके सेनापति तैयार हैं। नंदीग्राम में ममता के चुनाव प्रचार और प्रशासन की जिम्मेदारी टीएमसी जिला परिषद के प्रमुख शेख सुफियान पर है। अरे दीदी कैंपिंग क्यों करके, दीदी नहीं कैंपिंग करेगी। मैं जो आदमी आई ना तृणमूल का, वो आदमी लोग जो कैंपिंग करेगा और वोट में जीता देता है, वो कोई बात नहीं है। जो दीदी 1 लाख वोट से जीतेगा, कोई बात नहीं है। दीदी को तो 200 सारे। नंदीग्राम का मुकाबला भी तो देखिए, जिस शुभेंदु अधिकारी के हाथ पकड़कर उन्हें सियासत की राह में आगे चलना सिखाया ममता बनर्जी ने, वही आज सामने खड़े हैं चुनावी मैदान में ममता के खिलाफ। 294 उम्मीदवार ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो बिसात बिछी हुई है नंदीग्राम में, उसमें थोड़ा ध्यान देना होगा ममता बनर्जी को। और उनका जो अंदाज है, जो तरीका है, जो जिस तरह से चुनावी प्रचार कर रही है, वो भी बहुत कुछ कह रहा है। नंदीग्राम की धरती से ममता बनर्जी ने अपने चुनावी अभियान की सबसे बड़ी लकीर खींच दी। बता दिया कि वो बंगाल की सियासत में सबसे खरा सिक्का क्यों है। ममता के नंदीग्राम संवाद की व्याख्या करें उससे पहले सुनिए, ममता ने पर्चा भरने की परमिशन लोगों से मांगी, यानी नामांकन भरना है या नहीं ये नंदीग्राम ने तय कर दिया। नंदीग्राम सीटটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। মনে রাখবেন আমার 2 চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি, ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। नंदीग्राम में ममता की मौजूदगी का संदेश बड़ा है। अगर नंदीग्राम को ममता ने चुना तो उसके पीछे की वजह खुद दुनिया को समझाई। इसे आप ममता की भाषा को पढ़कर समझ सकते हैं, यानी स से संघर्ष की भूमि, स से सफाया लिफ्ट का, स से सेक्युलर राजनीति, स से सियासी सफर, स से सत्य की शपथ, स से सहानुभूति का मौका। ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन नंदीग्राम को क्यों चुना, आज ममता ने अपने अतीत के पन्ने खोलकर पढ़े तो हर कॉमा और हर फुल स्टॉप के बाद सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम लिखा हुआ दिखा। अब असली इम्तिहान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उन्हीं के पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी जो लगातार बड़े मार्जिन से यहां पर जीतते हुए चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो अपने आंदोलन को बताकर यहां के लोगों के दिलों में एक बार फिर से जगह बनाना चाहती हैं। इस बार नंदीग्राम किसका होगा, यहां का महासंग्राम कौन जीतेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नंदीग्राम के चुनावी दंगल में ममता के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं शुभेंदु अधिकारी, तो गठबंधन की तरफ से नंदीग्राम की सीट अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट की झोली में डाली गई। यानी नंदीग्राम में ध्रुवीकरण की सियासी पटकथा लिखी जा चुकी है, लेकिन ममता विरोधियों के हर सियासी वार से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ममता 3 दिन के नंदीग्राम दौरे पर हैं। बुधवार यानी 10 मार्च को पर्चा भरेंगी, लेकिन उससे पहले ममता ने बंगाल की जनता और सियासी विरोधियों को संदेश दिया। আপনারাই তো শিখিয়েছেন, যখন আন্দোলন চলছিল একদিকে গুলি আর একদিকে বোমা, আপনারা কি করছিলেন? আপনারা গুন্ডাদের সাথে লড়াই করেছিলেন। কেউ দিয়েছিলেন আজানের সুর, কেউ দিয়েছিলেন শঙ্খধ্বনি, কেউ দিয়েছিলেন উলুধ্বনি। তাই নন্দীগ্রাম আজ শুধু নন্দীগ্রামে নয়, সারা পৃথিবীতে নন্দীগ্রাম পৌঁছে গেছে। আপনারা ভুলে যাননি নিশ্চয়ই, আমি আশা করি। নন্দীগ্রামের মানুষদের নিয়ে আমি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেছি, রাষ্ট্রপতির কাছে গেছি,
আমি ত্রিবান্দ্রমে গেছি, আমি চেন্নাই গেছি, আমি মুম্বাই গেছি, আমি নন্দীগ্রামের মানুষের কথা তুলে ধরবার জন্য। ममता बनर्जी का सियासी रूट नंदीग्राम में कैसा रहने वाला है, ये आपको बताते हैं। यानी ममता के चुनावी मुद्दों का माइलस्टोन क्या क्या है। ममता बनर्जी का पहला माइलस्टोन है बंगाल की बेटी। इसे आप यूं समझिए कि नंदीग्राम की लड़ाई में बीजेपी ने ममता पर बाहरी का आरोप लगाया है। ममता ने एक सवाल से बड़ा सियासी दांव खेल दिया। नंदीग्राम की धरती से पूछा, बंगाल की बेटी बाहरी कैसे। दूसरा माइलस्टोन, न डरी, न रुकी और न थकी। यानी जैसे 2007 में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के वक्त ममता नहीं डरी, बम बारूद और गोली से नहीं रुकी, वाम को उखाड़ फेंका, ठीक उसी तरह टीम बीजेपी से डटकर सियासी लड़ाई लड़ेंगी। ममता का तीसरा माइलस्टोन, नंदीग्राम में 35% मुस्लिम हैं, जबकि 65% हिंदू। ममता पर लेफ्ट और बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। ममता ने सियासी गाड़ी हिंदू धर्म पर रोकी। ममता ने हिंदुत्व की परिभाषा सुनाई और दुर्गा काली से लेकर चंडी पाठ का जिक्र किया। ममता का चौथा माइलस्टोन पूर्व फौजी फारूक अहमद का घर है, जहां चुनावी अभियान के दौरान ममता बनर्जी ठहरेंगी। जो लोग ममता के हर फैसले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, ममता ने इसका जवाब दे दिया है। याद रखिएगा, लेकिन ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक सियासी संग्राम नहीं है नंदीग्राम। पूरी तरह से दाव शुभेंदु अधिकारी पर बीजेपी चल रही है और ऐसे वक्त पर उन्हें हर हाल में हराना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती और प्राथमिकता है। जी तोड़ मेहनत भी कर रही हैं, लेकिन क्या होगा, किधर रास्ता निकलेगा और विरोधी कैसे रोड़े पर रोड़े डाल रहे हैं, ये देखिए। मिथुन दास स्वागतम। ममता बनर्जी ने अपने पत्ते खोल दिए तो 12 मार्च को बीजेपी का नंदीग्राम में शक्ति प्रदर्शन होगा। शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को पर्चा भरेंगे। बड़ी खबर यह है कि मिथुन चक्रवर्ती अपने चुनावी अभियान का शंखनाद नंदीग्राम से ही करेंगे। 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से पर्चा भरेंगे। मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान साथ में होंगे। 12 मार्च को मिथुन चक्रवर्ती नंदीग्राम से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। 11 मार्च को शुभेंदु के साथ स्मृति ईरानी हल्दिया में प्रचार करेंगी। ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम के चुनावी संग्राम में पूरी ताकत झोंक रही है, तो बीजेपी भी अपने स्टार प्रचारकों के दम पर बड़े उलटफेर की उम्मीद देख रही है। नंदीग्राम से मिथुन चक्रवर्ती के चुनावी अभियान की शुरुआत इसी प्लान का हिस्सा है, तो ममता ने मोर्चा संभाल लिया है। नंदीग्राम में ममता के चुनावी प्रचार की चर्चा हो रही है। पहले ममता मंदिर गई, फिर मजार गई और उसके बाद ममता बनर्जी ने चाय बनाई। यानी ममता का प्लान नंदीग्राम जबरदस्त है। अगर एक तरफ बीजेपी की चुनावी मशीनरी एक्टिव है, तो ममता बनर्जी अपने अंदाज में, अपने दम पर प्रचार में जुटी हैं। अगर ममता के सियासी सफर को देखें, तो सिर्फ एक बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, वरना ममता ने हर चुनाव जीता। 1984 में पहली बार जादवपुर से लोकसभा सांसद बने। दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को चुनाव हराया। 1989 के आम चुनाव में ममता लोकसभा चुनाव हार गई। 1991 में कोलकाता दक्षिण सीट से लोकसभा पहुंची। 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 में संसद पहुंची। 2011 और 2016 में भवानीपुर विधानसभा से जीती। इस बार ममता भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम में चुनाव मैदान में टक्कर कड़ी है, लेकिन वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं, सुनिए। कैसा माहौल है यहाँ पर? अच्छा, ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी क्या किया है अच्छा यहाँ के लिए? अच्छा किया, जो करना है थोड़ा अच्छा तो किया। जैसे कोई कुछ काम बताइए। कम रास्ता घाट जो भी है, घर बाड़ी बाड़ी सब कुछ किया, थोड़ा सब किया है, अच्छा किया है। अच्छा किया। आपको लग रहा है अच्छा किया है? इलाके का सब अच्छा ही किया है। अच्छा किया। रास्ता घाट हम लोग का जो करके बोले कोन्ना सीखा पाया है, सबू साथी, मतलब अच्छा काम किया है सब कुछ। और शुभेंदु अधिकारी जो काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। शुभेंदु अधिकारी हमारा गांव में पूरा धोखाधड़ी किया हम लोग का साथ। धोखा किया उन्होंने, बीजेपी पूरा धोखा किया। बीच रास्ता में हम लोग को छोड़ दिया, तो हम लोग क्या करेंगे उसको? बीच रास्ता में क्या छोड़ा उन्होंने कहा कि दीदी सुनती नहीं है, केवल अपने भतीजे की। एक इलेक्शन के सामने वो छोड़ दिया, दूसरा पार्टी चला गया, उसका देके ममता बनर्जी। आप लोग खुश नहीं है? वही पार्टी में होता है, पर हम लोग को छोड़ के वो चला गया। आप लोग करता है, बहुत गद्दारी करता है। आप लोग खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। दीदी जीत जाएगी। हाँ, दीदी। नंदीग्राम के चुनावी अभियान में टक्कर कड़ी है, क्योंकि ममता बनर्जी को चुनाव जीतने के लिए श्लोक और मंत्र का जाप करना पड़ रहा है। मंदिर में घंटी बजा रही है। नंदीग्राम 1 अप्रैल को ममता की किस्मत तय करेगा और 2 मई को जनता का जनादेश दुनिया के सामने होगा। लेकिन एक बात तय है कि बंगाल की राजनीति का भविष्य नंदीग्राम से तय होगा।
अनुपम मिश्रा, नंदीग्राम, आज तक। सियासी दंगल बंगाल में चल रहा है, लेकिन देखिए ये दंगल जो उत्तराखंड में छिड़ गया है उसकी वजह से बीजेपी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की आज कुर्सी चली गई। लेकिन अभी मंथन चल रहा है, अगला कौन होगा। उत्तराखंड में एक बार फिर उलटफेर हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई। रावत ने शाम 4 बजे राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने अपनी सरकार के पूरे 5 बजट पेश किए। भले वो 4 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसे इत्तेफाक कहें या नियति, उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। ये तब है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुखिया थे। अब नए मुख्यमंत्री के लिए बुधवार को बीजेपी के विधानमंडल की बैठक होगी। नए चेहरे के नाम पर मुहर लगेगी। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको दिखाते हैं लखनऊ गोलीकांड में क्या नया ट्विस्ट आया है। जी हां, सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने एक वीडियो जारी कर दिया और इस वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो के बाद अब इस गोलीकांड में ये नया कैरेक्टर, उनकी पत्नी की एंट्री हो गई है। देखिए। मैं आयुष किशोर, जी हाँ, सांसद पुत्र। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था, लेकिन इस लड़की ने मुझे ऐसा फंसाया। मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि अब मैं पत्नी हूँ उसकी, मुझे पत्नी का हक चाहिए। पूरे घर के तो मैं पाल रहा था उसके। जब तक पाला, जब तक मेरे पास पैसे थे, जब तक मैं कर पाया तब तक मैंने किया। जैसे हालात थे फिर हमने शादी कर ली और उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ सही था और एक दिन सिर्फ हमारी लड़ाई हुई थी। इतनी सी बातों से आपको बस ये अंदाजा लगा होगा कि ये ऐसे मियाँ बीवी की बातें हैं जो पहले तो साथ साथ थे, लेकिन अब इनके रिश्तों में खटास घुल गई है। लेकिन इनकी कहानी तो ऐसी है जिसके आगे बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्में भी पानी भरे। इस कहानी में एक सांसद का बेटा है, उसकी बीवी है, उसका साला है और एक गोली कांड है। जी हां, लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे के गोली कांड में अचानक एक नया मोड़ तब आया जब उनके बेटे ने एक के बाद एक अपने 4 वीडियो जारी किए। आयुष पर आरोप है कि उसने अपने साले से खुद पर गोली चलवाई थी। आयुष ने वीडियो में इस पर अपनी सफाई दी। मैंने अगर कोई गलती करी हो मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उन्होंने बोला मैंने खुद को गोली मरवाई। क्या मैं यार खुद को मैं गोली क्यों मरवाऊंगा? मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ यार, मेरी जिंदगी हो गई। मैं 6 महीने पहले मैं शान से जीता था। ये मामला 3 मार्च का है जब लखनऊ पुलिस को सूचना दी गई थी कि कुछ लोगों ने बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर गोली चलाई है। कहानी में ट्विस्ट तब आया था जब पुलिस को पता चला कि आयुष ने अपने साले से खुद पर गोली चलवाई थी। मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कारण तुमने खुद गोली मारी उनको। सांसद के बेटे आयुष ने अपने वीडियो में अपने साले के दावों से साफ साफ इनकार कर दिया। गोली मेरे पीछे से मारी गई, मैं नशे में था, गोली मुझे पीछे से मारी गई। अरे यार आप लोगों को नहीं पता, पीछे मेरा जो गोली का एंट्री पॉइंट है पीछे, मैं खुद को गोली क्यों मारूंगा यार। 3 मार्च को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी मिलने के बाद से ही आयुष गायब है। आयुष का दावा है कि अगर वो उस रोज घर में रहता तो उसकी हत्या हो जाती। आ रहा हूँ लखनऊ, आ रहा हूँ मैं।
सरेंडर करूंगा मैं, जो करना हो आपको करिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने खुद को गोली नहीं मरवाई। यदि उस दिन मैं घर के अंदर रहता तो मेरी हत्या हो जाती। बाहर में गया मैं, मुझको खाने में नशा दिया गया था। 3 दिन लगातार मैं नशे में रहा। जब से मैं लखनऊ से बाहर निकला हूं तब से मैं 3 दिन लगातार नशे में रहा। मैंने अपना इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, आज भी मेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। उस लड़की ने मुझे दिया है, पागल कर दिया है। सांसद के बेटे आयुष का ये सनसनीखेज वीडियो आने के बाद से ये केस पूरी तरह उलझ गया। इस केस में ताजा एंट्री हुई आयुष की पत्नी की। हमारी शादी एकदम नॉर्मल हुई, मतलब सब कुछ चल रहा था, बीच में सब कुछ सही था। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, थोड़ी लड़ाई वड़ाई हुई थी जब हमारी शादी होने वाली थी, क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी शादी। मुझे 3 साल चाहिए था, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी, तो मुझे पढ़ना था। तो मैं उनसे बोला था मुझे 2 साल का टाइम दो। उसके बाद तो जैसे हालात थे, फिर हमने शादी कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ सही था। और एक दिन सिर्फ हमारी लड़ाई हुई थी। इस कहानी में ड्रामा है, एक्शन है, ट्रेजेडी है, सस्पेंस है, फुल फैमिली ड्रामा है। सांसद के बेटे का आरोप है कि उसकी पत्नी और उसके साले उनकी जान लेना चाहते थे। साले का आरोप है कि सांसद के बेटे ने ही खुद पर गोली चलवाई। बीवी कह रही है कि आयुष के घर वाले उसके दुश्मन हैं। घर वालों का कहना है कि वो लड़की धोखेबाज है। यानी कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते जा रहे हैं। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, आज तक। ये कहानी पूरी फिल्मी है। कोरोना के संक्रमण काल में सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को प्यार हो गया। अच्छा, इश्क हुआ और उन्होंने शादी की जिद की, परिवार से रूठे, घर छोड़ा, हर हाल में शादी की। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही इश्क का बुखार उतर गया, झगड़े होने लगे। अब बहू की एंट्री हो गई है, यानी कौशल किशोर के बेटे आयुष की बीवी कह रही है कि उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो बहू का हक मांग रही है। देखिए, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया है। उसने गलत किया, उसने गलत किया, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं आयुष किशोर, जी हाँ, सांसद पुत्र। सांसद कौशल किशोर के बेटे की पत्नी अंकिता सिंह को आखिर किससे जान का खतरा है और क्यों वो कह रही है कि अगर जुबान खोल देगी तो कई लोगों की इज्जत मटिया मेट हो जाएगी। अब तक चुप रहो, जो चीजें नहीं मीडिया में बोलनी चाहिए वो मुझे आज बोलने पे लोग मजबूर करते जा रहे हैं। मैं बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बोलना चाहती, मुझे मजबूर ना करें, वरना मैं बोलूंगी तो बहुत बदनामियां होंगी, जो कि मैं कभी नहीं चाहती थी। मेरी इज्जत तो गई है, मुझे अब किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। पूरा मामला जानने के लिए हम चलते हैं फ्लैशबैक में। पिछले साल जब देश कोरोना की चपेट में था, तभी अंकिता और आयुष की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। परिवार वालों के विरोध के बावजूद दोनों ने शादी कर ली थी। क्या बताऊं, मैंने अपने माँ बाप से लड़के उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनको सुसाइड की धमकी दी। उसके बाद वो इतना परेशान हो गए, वो कोरोना में एडमिट हो गए, तब मैंने शादी करी। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 7-8 महीने बाद मोहब्बत की हवा निकल गई। मियां बीवी का बेइंतहा प्यार नफरत में तब्दील हो गया। आयुष का कहना है कि अंकिता पहले से ही शादीशुदा थी। कई बातें बनाई, मेरी शादी तय हुई थी, गोद भराई हुई थी, मैं भाग गई थी, मैं जबरदस्ती घर वाले करा रहे थे, मैंने नहीं करी थी। लेकिन एक्चुअल में शादी हो चुकी थी और शायद अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। तो अब ये चीज मेरे सामने आ गई तो भाई मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही हो गई यार। इसके बाद तो दोनों में लड़ाइयां भी शुरू हो गई। हाथ उठाया उसने मेरे ऊपर कई बार, मैं क्या किससे बताऊं यार, फैमिली वालों से मैं बता नहीं सकता, किसी से तो मैं बता नहीं सकता, मैं सह रहा था। आयुष और अंकिता का प्यार तो 8 महीने के भीतर डेंजरस इश्क में तब्दील हो गया। इश्क का फितूर उतर गया, रिश्ते इतने तल्ख हुए कि बात गोली कांड तक पहुंच गई। मतलब पता करो भाई उसके बारे में, शादियां 2 नहीं 3 शादियां कर रखी हैं उसने। मैं तो फंस गया ऐसे। अभी मुझको
मुझको जेल भिजवा दोगे, मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद कोई और फंसेगा, किसी और सांसद का बेटा या किसी और विधायक का बेटा। मैंने अगर कोई गलती करी हो मेरी तरफ से तो मुझे जो सजा दे पाओ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आयुष का वीडियो सामने आने के बाद उनके पक्ष में पूरा परिवार खड़ा हो गया है। क्या बताऊं, मैंने अपने माँ बाप से लड़के उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनको सुसाइड की धमकी दी। उसके बाद वो इतना परेशान हो गए, वो कोरोना में एडमिट हो गए, तब मैंने शादी करी। आयुष को जब उस लड़की की जानकारी सच्चाई पता चलने लगी तो आयुष को लगने लगा कि शादी करके बहुत गलत फंस गया और उसका पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया गया। उसने माता पिता की बात ना मानकर उसको लगने लगा कि मैं बहुत उसमें फंस गया। उस दिन उसके साथ में जो घटना हुई है गोलीकांड, वो अगर जो घर से ना निकलता तो उसकी ये तय था कि उसकी हत्या हो जाती। कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। आयुष के साले ने अपने बयान में जिस चंदन गुप्ता को फंसाने की साजिश की बात कही थी, उसका भी वीडियो सामने आ गया है। चंदन गुप्ता का दावा है कि सांसद के बेटे होने का रौब दिखाकर उसने आयुष से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। मुझसे 4,70,000 रुपए लिया गाड़ी लेने के नाम पर, और 53,000 का एक आईफोन इन्होंने लिया मुझसे, जिसके कागज मेरे नाम है, और मेरे पास सभी साक्ष्य हैं कि उन्होंने 4,70,000 रुपए लिया मुझसे, और पैसा लेने के बाद ये गाड़ी उन्होंने अपने नाम करा ली। उसके भी साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। और उसके बाद में जब मैंने इनसे अपने पैसे की बात करी तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लखनऊ के गोलीकांड की गुत्थी सुलझने की बजाय और भी उलझ गई है। इस गोलीकांड से बड़ा रहस्य का जाल तो आयुष से जुड़े रिश्तों पर पड़ा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लड़की को पता था कि एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं आयुष, उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की, पर जब कौशल किशोर ने मना किया तो उसके बाद ये घटनाएं, जब पैसा खत्म हुआ आयुष के पास, तो ये घटनाएं एक के बाद एक घटित होनी शुरू हुई। हालांकि अपील यहाँ पे करी है फैमिली ने कि आयुष आए और सरेंडर करें, जैसा कि उन्होंने वीडियो में कहा है, और सच सामने आ सके। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक के लिए। उज्जैन के शिप्रा नदी में धमाके हो रहे हैं। आपने मुहावरा सुना होगा, पानी में आग लगाना, लेकिन ये तो नदी में अचानक धमाके हो रहे हैं, और धमाके में आवाज होती है जोर से, बाकायदा धमाका होता है, धुआं ही धुआं हो जाता है। ये है क्या ऐसा कैसा? वो यही कर रहा था मैं, एकदम जमना चालू हुआ। शिप्रा नदी के कल-कल बहते जल में आखिर ये कैसा अजूबा हो रहा है? ये है क्या? पानी में शोले नजर आ रहे हैं, धमाके पर धमाका हो रहा है। ये है क्या? ये उज्जैन में शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट की तस्वीरें हैं, जहां नदी के पानी में धमाकों का वीडियो वायरल हो रहा है। जो भी इसे देख रहा है सख्ते में आ जा रहा है। उज्जैन का प्रशासन भी इन विस्फोटकों को लेकर हरकत में आ गया। विस्फोटों की वजह जानने के लिए कलेक्टर ने टीम का गठन किया। ये है क्या? देखिए, विगत दिनों में जो त्रिवेणी घाट है उसके सामने कुछ विस्फोट, चिंगारी निकलने की, धुआं निकलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। कुछ वीडियोस भी आए थे। तो इस संबंध में मेरे द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संपर्क किया गया था। उनकी टीम आ गई है और उन्होंने सैंपल्स ले लिए हैं पानी के सेडिमेंटेशन के, और जब भी उनकी रिपोर्ट आएगी तो क्लियर हो जाएगा कि किस वजह से ऐसा हुआ था। चश्मदीदों की माने तो पहला धमाका शिप्रा नदी में 26 फरवरी को हुआ था। उसके बाद लगातार ऐसे धमाके देखने को मिल रहे हैं। अचानक जैसे विस्फोट होता है और 15-15 फीट तक मतलब पानी उछल रहा है, धुआं उड़ रहा है, मतलब ऐसा लगा जैसे किसी बम ने फेंक दिया ऐसे। ये है क्या? प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शिप्रा नदी में जहां धमाका होता है वहां पहले आग दिखती है और धुआं ही धुआं दिखाई देता है। विस्फोट से पानी 10 फीट ऊपर तक उछल जा रहा है। ऐसा कैसा? दीदी कुछ भी नहीं है। फिर एक बार ऐसा है जैसे अंगारे छूटते हैं, वीडियो में ऐसा दिख रहा है जैसे अंगारा निकल रहा है अंदर से। शिप्रा नदी में धमाके की जांच करने के लिए जियोलॉजिकल टीम उज्जैन पहुंची। टीम ने यहां वाटर सैंपल लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इन धमाकों का रहस्य खुल पाएगा। ऐसी घटना कभी दिखाई नहीं दी, और जो वीडियो में भी जो दिखाया गया है तो उससे भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो स्पार्किंग हो रही है ये सरफेस पे हो रही है या पानी में हो रही है। इस तरह का यूँ
अभी जज कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी हम फिलहाल पानी की जांच करेंगे और साथ में उस सॉइल की भी जांच करेंगे, तभी हम कुछ बता पाएंगे। ये है क्या? प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो क्षिप्रा नदी में ये धमाके स्टॉप डैम के दोनों तरफ हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करने से भी कतरा रहे हैं। आखिर क्षिप्रा नदी में क्यों हो रहे हैं ऐसे धमाके? इस सवाल का जवाब अभी जियोलॉजिकल टीम के पास भी नहीं है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक। ये है क्या? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।